अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव की ये बिगनिंग वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसके अंदर ये है कि डेरिवेटिव जब तक आपको अच्छी समझ में नहीं आएगी, आपको इंटीग्रेशन भी समझ में नहीं आएगी। तो बुनियादी तौर पे ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेरिवेटिव के मीनिंग्स या उसके बारे में हमारे जहन में क्या सोच होगी। तो बेसिकली डेरिवेटिव की जब भी बात आती है तो हम कहते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की। तो रेट ऑफ चेंज आखिर होता क्या है? अगर बुनियादी तौर पे हम एक सिंपल सी बात करें कि हमारे पास अगर कोई 10 चीज़ें हों और 10 चीज़ों में से एक चीज़ कम हो जाए और उस कमी के साथ उसका असर सब पे यकसा आ जाए तो वो रेट ऑफ चेंज कहलाता है। यानी मिसालें बहुत सी हैं, समझ आ रही बात? या फिर मैं दुनियावी लिहाज से बात करूं कि अगर 5 भाई एक घर को चला रहे हैं और मिसाल ले लीजिए कि वो पांचों एक जितनी ही रकम कमाते हैं और उनमें से अगर एक शख्स दुनिया से चले जाता है तो उसके जो पैसों की कमी आती है वो अगले चारों बराबर बराबर करके उसकी कमी को घर चलाने के लिए पूरा करें, तो ये उसके रेट ऑफ चेंज है। तो उस सिलसिले में हम आपको पीछे वाइट बोर्ड के ऊपर हमने तैयार किया हुआ है आपके लिए लेक्चर्स, जिसके अंदर हम आपको डेरिवेटिव के बारे में बताते हैं कि डेरिवेटिव आखिर क्या है, और इस सिलसिले में आपको बकिया स्टेप्स भी बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के डेरिवेटिव को हमने आखिर अपने माइंड में किस लिहाज से बिठाना है। याद रखें कि इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की हैं, और हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया जाता है, एफ से मुराद फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे एफ एक्स को फंक्शन कहते हैं। तो आपके जहन में आ रहा होगा ये फंक्शन क्या है। देखिए, दुनिया के अंदर भी फंक्शन होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। शादी की तकरीब, हकीका या फिर सालगिरह, ये सारे फंक्शन ही तो हैं। लेकिन हमारे मैथ्स के अंदर जब आपको कुछ टर्म दी जाए, जैसे 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म दी जाए, तो ये हमारे एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और एक्सप्रेशन की पावर्स अगर पॉइंट्स में या फिर नेगेटिव आए तो उस सूरत में हमारे पास ये फंक्शन काउंट होते हैं। अदरवाइज अभी हमने जिस तरह से लिखा है तो हम f हटा के इसे p भी कर सकते हैं। p मीन्स पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि x की पावर्स जो है वो होल नंबरों में होती है, यानी कि 4, 3, 2, 1, और यहाँ पे अगर x नहीं है तो उसकी पावर 0 है। तो f की सूरत में कहा जाता है जब हमारे पास इनकी पावर्स नेगेटिव भी हो, पॉइंट में भी हो, तो फिर हम इसे फंक्शन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव के ऊपर। तो डेरिवेटिव के ऊपर हमारे पास जब ये फंक्शंस दिए जाएं तो इस फंक्शंस को आपने जब भी डेरिवेटिव सीखें तो अपने जहन में रखें कि जब हमारे पास x के लिहाज से फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे x की पावर अगर 4 है, तो इस सूरत में हमारे पास जो कर्व बनता है वो इस टाइप का बनता है कि उसके अंदर 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारे कर्व का जो मैक्सिमम टॉप एरिया होता है वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है, जिसे मैक्सिमम पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो लिहाजा x की पावर अगर 4 है और ऐसा फंक्शन दिया जाए तो हमारे पास
उस फंक्शन में 3 एक्सट्रीम्स पॉइंट्स होते हैं और वो 3 पॉइंट्स इस तरह से कि हमारे पास एक मिनिमम पॉइंट्स होता है और एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे पास बुनियादी तौर पे जो एक्सट्रीम ऊपर की जानिब बनता है उस सूरत में होता है और मिनिमम हमारे पास डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ बनता है। तो इस वक्त यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रीम हमारा जो है वो मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह ये हमारे पास सेकंड मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट को मेंशन कर रहा है और ये हमारे पास हम इसको नंबर 3 इसलिए लिख रहे हैं कि 1 और 2 दोनों मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है। क्योंकि अगर हम बात करें कि देखें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट या हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो एक नशीब होता है तो अगला फराज होता है। दोनों नशीब नहीं हो सकते, दोनों फराज नहीं हो सकते। तो हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए और इसमें x की पावर 4 हो तो बेसिकली 2 इसके चांसेस हैं, या तो आपके 2 मैक्सिमम पॉइंट आए और एक मिनिमम आए, या फिर आप इस साइड आ जाएं तो जैसे हमने ये बताया तो यहाँ पे हमारे पास ये मिनिमम पॉइंट है, ये भी मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमम है। अगर आप इसको और इसको देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट है। तो लिहाजा अगर x की पावर 4 दी है तो इस सूरत में आपके 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे जिसमें से 2 मैक्सिमम और एक मिनिमम हो सकता है और या फिर 2 मिनिमम और एक मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। इसी तरह आपको ये भी इल्म होना चाहिए जब आप डेरिवेटिव पढ़ें कि हमारे पास अगर फंक्शन x की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमारे पास 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे जिसमें से एक मैक्सिमम जो ऊपर की जानिब होता है, दूसरा मिनिमम, या जैसे कि हमने पहले बात की कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे पहला वाला मैक्सिमम शो कर रहा है, दूसरा वाला मिनिमम पॉइंट्स को शो कर रहा है और यहाँ पे अगर आते हैं तो पहला वाला जो है वो मैक्सिमम, यानी कि अगर हम बात यहाँ से करें तो हमारा मिनिमम शो कर रहा है और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट को शो कर रहा है। यानी अगर इस और इस फिगर को देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, यहाँ स्टार्टिंग में मिनिमम है, या बाद में मिनिमम है और यहाँ पे बाद में मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है। लेकिन बात आपने जहन में ये रखनी है कि डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास जब भी फंक्शन x की पावर 3 से दिया जाएगा तो उसके अंदर 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे जिसमें से एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा, यानी कि इस तरह या फिर इस तरह। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो x की पावर 2 है तो ऐसी सूरत में एक आपका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बनेगा और इन तमाम फंक्शन से आपने ये बाखूबी अंदाजा लगा लिया होगा कि जितनी पावर हो उससे एक कम आपका एक्सट्रीम पॉइंट बनता है। तो यहाँ x की पावर 2 है तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ पे एक एक्सट्रीम बन रहा है जो कि मैक्सिमम है, ऊपर की जानिब है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो मिनिमम है। तो ये क्वेश्चंस के आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की वैल्यूज दे रहे हैं और उस सूरत में वो क्वेश्चन जब हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से हम करेंगे। और सबसे लास्ट में अगर बात आती है तो fx में x की पावर 1 हो तो इधर कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं बनता और हमारे डेरिवेटिव में बेसिकली जो भी फंक्शन दिया जाता है तो उसके अंदर बहुत से एक्सट्रीम पॉइंट्स बन रहे होते हैं और उन पॉइंट्स को हम जो है ग्राफिकली तौर पे भी पता कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम डेरिवेटिव वाइज मालूम करना चाहें तो वो भी बाखूबी हम मालूम कर सकते हैं। और इन तमाम बातों में ये याद रहे कि ये जो fx लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये y के इक्वल भी समझा जाता है। तो तमाम कर्व में एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है, और जो पॉइंट्स होते हैं ऑन द x एक्सिस पॉइंट पे होते हैं, और जो वैल्यूज होती हैं वो y एक्सिस के लिहाज से काउंट की जाती हैं। और ये सारी बातें डेरिवेटिव को समझते हुए आपके सिंध बोर्ड से ताल्लुक है, तो चैप्टर नंबर 4 और 5 के लिए एक जनरल बात की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमने जो पढ़ना स्टार्ट करना है और जहां तक हमने जाना है वो आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 जो कि सिर्फ डेरिवेटिव है और चैप्टर नंबर 5 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो बेसिकली डेरिवेटिव का जो 4 चैप्टर है वो आपको बहुत से तरीके एक्सप्लेन करता है जिसे आपको याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और 5 चैप्टर उसका यूज है कि आप किस लिहाज से काम करते हैं। अगर हम 4 चैप्टर को पढ़ चुके हैं या पढ़ा रहे हैं दोबारा, तो बेसिकली जब तक कि आप 4 चैप्टर का एक अच्छा रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको जो है वो आगे की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड बातें समझ में नहीं आ सकती। हमें इस बात को भी ध्यान में याद रखना चाहिए कि हर टॉपिक का, जैसे आप इंजीनियर्स बने, आप यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जाते हैं, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको लाजमी बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ आप स्टडी करते हैं तो ये बहुत एप्लीकेशन वाइज आपके सामने आता है और आपको इसके ज़रिए बहुत से काम मालूम करने होते हैं। तो लिहाजा इस सिलसिले में जो बात हमने आपको बताई है फिलहाल कि हमारे पास जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सिचुएशन होती है कि आपके कर्व इस तरह के होंगे या फिर इक्वेशन के लिहाज से इस तरह के होंगे, और दोनों कर्व आपको क्वेश्चन को सीखते हुए जब उसके मुख्तलिफ स्टेप्स जैसे कि आपकी खिदमत में हम पेश कर चुके हैं, आप उसको देखते हुए आप कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली दोनों चैप्टर के हवाले से है, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसी को ही समझते हुए आपको इंटीग्रेशन समझ में आ सकती है। तो डेरिवेटिव में हमारे पास अलजेब्रिक के अलावा भी फंक्शंस होते हैं, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, आपके एक्सपोनेंशियल, मुख्तलिफ किस्म के आपके एलएन फंक्शंस, बहुत से फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया था, और उन स्टेप्स को अच्छी तरह आपने वॉच करने के लिए आपको हम एंड के अंदर भी वो वीडियोस का लिंक देंगे। अभी आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, और जब तक कंप्लीट नहीं होती उसके बाद हम आपको इस पे आपको लिंक देंगे, आप बकिया पार्ट्स उसके ज़रिए करें। जितने भी इसके डेरिवेटिव के स्टेप्स हैं आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे अगर आगे बात बढ़ाई जाए तो चूँकि डेरिवेटिव में बेसिकली जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आता है। मिसाल के तौर पे एग्जैक्ट बात तो नहीं है, लेकिन अगर x की पावर 4 हो तो डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव एक पावर कम के बाद इस तरह का आता है, और अगेन अगर डेरिवेटिव ले तो उसका फंक्शन डबल डैश से शो करते हुए उसकी पावर एक अदद और कम हो जाती है। फिर अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 3 टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद हमारी पावर एक और कम होती है, और मजीद इससे नीचे जाते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम अगर डेरिवेटिव के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर अगर चैप्टर के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास उसमें बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
साइन 31 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, हम जो है वो डेरिवेटिव की बदौलत कर सकते हैं। और ना सिर्फ साइन 31 बल्कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दे दिया जाए, जैसे 10 है और 1059 डिग्री दे दिया जाए, आपको कॉट 29 डिग्री दे दिया जाए, लेकिन इस बात में आप एक बात नोट करें कि अगर हम ये वैल्यूज डेरिवेटिव से तमाम स्टेप सीखने के बाद इंशाल्लाह मालूम कर सकेंगे, तो जब हम ये स्टेप तमाम पढ़ लेते हैं तो हम बासानी इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इसकी अहमियत क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो एक्चुअली जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स होते हैं, आपको मालूम है कि हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके अलावा आपके पास कैलकुलेटर बेहतरीन किस्म के होते हैं। तो आज के दौर में तो जो पढ़ा लिखा ना हो और एक अच्छे इंजीनियर के पास 2-4 साल काम करे तो वो तकरीबन इंजीनियर वाला काम कैलकुलेटर, लैपटॉप से कर सकता है। तो अब आप सोचेंगे पढ़े लिखे में और जो पढ़ा लिखा इंजीनियर है और एक पढ़ा लिखा नहीं है, उसका एक हेल्पर है जिसने मेरे ख्याल से इंटर तक पढ़ा हो और आगे इंजीनियरिंग ना पढ़ी हो, वो भी ये काम कर रहा है। तो आप सोचें कि ये चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात हम जब कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें ना तो कोई साइंटिफिक चीज़ें मिल सकती हैं, फॉर एग्जांपल ना हम लैपटॉप लाए, ना हम कैलकुलेटर लाए और ना ही हमारा मोबाइल चार्ज था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत में अगर हम कोई भी हम पुल बना रहे हैं, हम कोई घर बना रहे हैं, हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके अंदर इस तरह की अगर कोई डिग्री वगैरह फाइंड आउट करनी हो तो बेसिकली जब हम पुल बनाते हैं या फिर हम कोई भी ऐसा एंगल बनाते हुए कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो इंजीनियर अगर ये तमाम टॉपिक्स पढ़े हों तो हम इन चीज़ों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा ये चैप्टर ये कहता है कि हमें इसके लिए कुछ वैल्यू ज़बानी आनी चाहिए। और होता ये है कि जैसे साइन 31 डिग्री आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो इसके लिए आपको साइन 30 डिग्री भी पता होनी चाहिए, 1060 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, ये तमाम वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिकली जाहिर सी बात है जो पढ़ लिख के इंजीनियर बनता है उसे इतना तो आता है, लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास वो तमाम साइंटिफिक चीज़ें मौजूद ना हो तो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो कि ये बातें पढ़ाई जाती है, तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि भाई ये सब कुछ तो कैलकुलेटर में भी है, ये सब कुछ तो लैपटॉप में भी है। आप ये सोचें जब आप किसी जगह काम कर रहे हैं और वहाँ पे ये चीज़ें आपको ना मिले तो आप किस नाम के इंजीनियर हो, किस नाम के हैं। अक्सर ये बच्चे बात किया करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमें मोबाइल में हर जगह मिल जाती हैं। देखें, याद रखें जब बुरा वक्त आता है, अब जहाज़ उड़ाने वाले हैं वो टोटली कंप्यूटराइज आजकल जहाज़ उड़ाए जाते हैं, और अगर उस कंप्यूटराइज सिस्टम में कोई भी ऐसी खराबी आ जाती है तो फिर कौन जहाज़ उड़ाएगा। जाहिर सी बात है कि जो काम हम कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी पे करते हैं वही चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। तो डेरिवेटिव भी बुनियादी तौर पे एक ऐसा फंक्शन है जिससे आपके बहुत से काम आगे जाके होने, और इस सिलसिले में आपको एक अच्छी वीडियो जिसके अंदर आपका बुनियादी तौर पे जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो ये तमाम आपके जहन में सिस्टम और ये बातें पहले से मौजूद होनी चाहिए। और इसके बाद हम आपकी खिदमत में वीडियोस भी आपको बताएंगे जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसके डेरिवेटिव के रूल्स बताएं। उसके बाद हमारी इंटीग्रेशन के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। तो बहुत से बच्चे जो इंटीग्रेशन करते हैं उसमें बहुत सिंपल सी डेरिवेटिव आती है, इसी से रिलेटेड है।
तो ये वीडियो देखने के बाद जो तमाम स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अभी आए या उन्होंने हाल ही में सब्सक्राइब किया है या देखना स्टार्ट किया है, तो याद रखें सबसे पहले वीडियो आपने ये देखनी है। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव की वो तमाम बातें जिससे आप डेरिवेटिव बहुत अच्छा सीख सकते हैं, आप उसे देखें और देखने के बाद आप बुक के क्वेश्चंस करें और क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप इंटीग्रेशन का भी हमसे सीख सकते हैं। जो हमने वीडियोस बनाई हैं उसका भी लिंक हम आपकी खिदमत में डेरिवेटिव के साथ दे देंगे, लेकिन उससे पहले आप इंटीग्रेशन को देखेंगे। और इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर हम डेरिवेटिव से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि लातादाद, लेकिन ये तमाम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, मतलब 100% वो पूरी एक्यूरेट नहीं होती, वो अप्रॉक्स की बुनियाद पे होती है। लिहाजा जितनी हमारी डिग्री 60 से करीब होगी उतना ज़्यादा हमारा अप्रॉक्स भी काफ़ी हद तक बेहतर आंसर देगा। लेकिन अगर 30 डिग्री की वैल्यूज हमें याद होंगी और हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया जाता है, 39 डिग्री फाइंड आउट किया जाए, तो डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा एरर देता है, रिजल्ट में फ़र्क देता है। तो लिहाजा ये सिर्फ 1, 2, 3 डिग्री के फ़र्क से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेंगे, ये जनरल लेक्चर हो रहा है और इस लेक्चर को सुनते हुए एक आपको पूरी ड्रामे की कहानी का एक इल्म हो जाना चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि इससे रिलेटेड अब जैसे फॉर एग्जांपल 4.1 है, अब रूट से बाहर 4 का तो सबको पता है कि 2 आ जाता है, लेकिन 4.1 रूट से बाहर आके हमारे पास और भी मेथड है, लेकिन डेरिवेटिव के भी बदौलत हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा एक टॉपिक था जो लॉग से रिलेटेड है, ये जैसे आपको 4.21 करके दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारे पास इंटीग्रेशन को सीखने के बाद ही हम कर सकते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज। आपको इसी के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है कि आपको कुछ हमारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बातें की और कोई आपको एक्सप्लेन किया, आपको थोड़ा बहुत लाजमी तौर पर समझ में आएगा। लेकिन ये एक जनरल लेक्चर था जो चैप्टर नंबर 4 और 5 यानी कि डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड था। ये वीडियो देखने के बाद आपको हम अब अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं, और साथ में ही हम आपको जो है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का लिंक दे रहे हैं जहां आप जाके बकिया तमाम पार्ट्स देख सकते हैं। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।